नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने बात की थी अगर बायस की, अगर बायस में होने वाली प्रक्रिया की, और उसके अंतर्गत हमने ये समझा था कि किस प्रकार से विषण धारा अपवहन धारा में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से अवक्ष क्षेत्र में परिवर्तन आता है, या निरोधी विभव या विभव रोधिका में परिवर्तन आता है। आज अपने पास नया टॉपिक होगा उत्क्रम बायस या पश्च बायस, जिसको अपने उत्क्रम अभिनति या पश्च अभिनति भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि उत्क्रम बायस होता क्या है। एक्चुअल में जो भी अपने पास पीएन संधि डायोड है, यदि उसके पी टर्मिनल को निम्न विभव पे संयोजित कर दें और एन टर्मिनल को उच्च विभव से संयोजित कर दें, तो बनने वाली जो भी व्यवस्था या संयोजन होता है वो उत्क्रम अभिनति या उत्क्रम बायस कहलाता है। तो स्ट्रक्चर के तौर पे यदि अपने इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे अपने पास ये एक डायोड है जिसको अपने पीएन संधि डायोड कहेंगे। ये हो गया पीएन संधि डायोड। अब इसको हमें संयोजित करना है उत्क्रम बायस में, तो पी को हमें संयोजित करना पड़ेगा निम्न विभव पे। निम्न विभव बोले तो नेगेटिव टर्मिनल, और एन को हमें संयोजित करना पड़ेगा उच्च विभव पे। तो यहाँ पे ये जो हमें संयोजन प्राप्त होगा वो कौन सा संयोजन बन जाएगा? वो बनेगा उत्क्रम बायस या उत्क्रम अभिनति का संयोजन बन जाता है। और यहाँ पे आरोपित वोल्टता को V या V बराबर इसका E मान सकते हो। ओके, यदि अपनी इसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें उत्क्रम बायस में कि अवक्ष क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, या उसका निरोधी विभव पे या अपवहन धारा पे या विषण धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए अपने पास एक स्ट्रक्चर होगा जो कि इस प्रकार से है। इसको अपने बनाते हैं पीएन संधि डायोड। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको दो भाग में डिवाइड किया। ये तो अपने पास है पी प्रकार और ये अपने पास है एन प्रकार। अब यहां पे ये हो गया इसका अवक्षय क्षेत्र, ये बन गया अवक्षय क्षेत्र, और इसकी मोटाई को हमने कितना मान लिया? डी मान लिया। अब पी भाग की ओर अवक्षय क्षेत्र में कौन से आयन होते हैं? ऋण आयन होते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे ऋण आयन व्यवस्थित, और एन भाग में कौन से आयन होते हैं? धन आयन व्यवस्थित होते हैं। तो ये बन जाएगा अवक्षय क्षेत्र जिसमें केवल और केवल ऋण आयन और धन आयन विद्यमान है। अब पी प्रकार को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? पी प्रकार को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है नेगेटिव पर होल। तो कुल मिलाकर के ऐसी व्यवस्था बनेगी। और यहाँ पे कुछ एक होल है वो मुक्त अवस्था में भी होंगे। कुछ एक होल सपोज दैट कि एक होल यहाँ पे आ गया और एक होल यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से। तो ये हो गया अपने पास पी प्रकार अर्धचालक, जो कि हमने इसको आधे भाग में संयोजित कर दिया है। इसी प्रकार एन प्रकार वाले को संयोजित कैसे करोगे? एन प्रकार का होता है पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसा सिस्टम होता है। और एन भाग में जो बहुसंख्यक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में होंगे। सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन ये रह और एक इलेक्ट्रॉन हमने मुक्त अवस्था में यहाँ पे मान लिया। ठीक है जी, ओके। और इसके अपने दोनों किनारों पे दो टर्मिनल संयोजित कर दिए। तो ये जो व्यवस्था बन गई वो व्यवस्था एक पीएन संधि डायोड की है। किसकी व्यवस्था है? पीएन संधि डायोड की। अब इसमें अपवहन धारा की दिशा क्या होती है, विषण धारा की दिशा क्या होती है, और अवक्षय क्षेत्र किस डायरेक्शन में होता है, वो आपको पहले से पता रहना चाहिए। तो जो विषण धारा होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? विषण धारा हमेशा पी से एन की ओर होती है। ये किसकी डायरेक्शन होगी? ये विषण धारा की डायरेक्शन होगी। ओके, अपवहन धारा किस डायरेक्शन में होगी? अपवहन धारा एन से पी की ओर, यानी कि विषण के ठीक ऑपोजिट, ये बन जाएगी कौन सी धारा? अपवहन धारा। ओके,
आंतरिक विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा? आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है अपवहन धारा की दिशा में, यानी कि यही दिशा किसकी होती है? ये दिशा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ओके, तो ये सिंपल अपने पास एक पीएन संधि डायोड है जिसमें हमने अपवहन धारा, विसरण धारा और आंतरिक विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें इसको जोड़ना है कौन से बायस में? उत्क्रम बायस में। तो ये जो पी टर्मिनल है, पी टर्मिनल को आप जोड़ोगे किससे? निम्न विभव से। किससे? निम्न विभव से। और एन टर्मिनल को जोड़ेंगे कहाँ? उच्च विभव पे। कुछ ऐसा सिस्टम इसमें तैयार होगा। तो ये आरोपित वोल्टता या विभव बल को अपने मान लेंगे कितना? ई। ये सिंपल एक संयोजन हो गया पश्च बायस का। ओके, अब जैसे ही आप इस पीएन संधि डायोड को बाह्य वोल्टता के साथ संयोजित कर देते हो, यानी कि इसका बायसीकरण कर देते हो, तो क्या हलचल उत्पन्न होती है? इसमें रटने रटाने की कुछ भी बात नहीं है। सिंपल कि आपको सिर्फ इतना पता लगाना होता है कि किस भाग में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे किस भाग में होल है, और वो होल या इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो बैटरी के द्वारा आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं, किस दिशा में गति करेंगे, बस इतना सा अपने को पता लगाना है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं कि जो भी पीएन संधि डायोड है उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो उन होल या इलेक्ट्रॉन के कारण होता है जो संधि तल की ओर गति करते हैं। जो संधि तल से दूर भागे उनके कारण कुछ नहीं होगा, जो संधि तल की ओर गति करेंगे उन होल और इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे आप पता कीजिए कि बहुसंख्यक होल और इलेक्ट्रॉन संधि तल की ओर गति कर रहे हैं या फिर अल्पसंख्यक होल और इलेक्ट्रॉन संधि तल की ओर गति कर रहे हैं। इस बात को आपको पहचान करनी है। यदि प्रारंभिक अवस्था में बहुसंख्यक संधि तल की ओर गति करते हैं तो कौन सी धारा उत्पन्न होगी? विसरण धारा, जो कि हमने अगर बायस की स्थिति में देखा था। और यदि बहुसंख्यक अब दूर भागते हैं और अल्पसंख्यक संधि तल की ओर गति करते हैं तो धारा किसके कारण उत्पन्न हो जाएगी? अपवहन धारा उत्पन्न हो जाएगी और अल्पसंख्यक के कारण होगी। तो शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ कि रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो पी भाग में बहुसंख्यक होल हैं और एन भाग में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, इनका पता कर लीजिए कि ये बैटरी के द्वारा किस प्रकार से रिप्लेस होंगे, वो आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे, किस प्रकार गति करेंगे। तो आइए अपने बात करते हैं पी भाग में होल की। होल एक धनावेशित कण होता है। कैसा कण होगा? धनावेशित। धनावेशित कण ऋणावेशित टर्मिनल की ओर आकर्षित होता है, मतलब कि ये जो होल है वो इस दिशा में जाएगा। इसी प्रकार से ये जो होल है वो माइनस की ओर आ रहा है। कहने का मतलब पी भाग में जितने भी होल हैं वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? ऋण आवेशित बैटरी की ओर आकर्षित होंगे। इसी प्रकार एन भाग में जो इलेक्ट्रॉन है बहुसंख्यक वो कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कण होता है और वो पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव की ओर आकर्षित इस प्रकार से होंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पी भाग का बहुसंख्यक होल और एन भाग का बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही कण संधि तल से दूर भाग रहे हैं, अवक्षय क्षेत्र से दूर गति कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? जब ये अवक्षय क्षेत्र से दूर भागते हैं उस कंडीशन में अवक्षय क्षेत्र के आसपास का थोड़ा एरिया और खाली हो जाता है, जहां से होल और इलेक्ट्रॉन पलायन कर जाते हैं। जैसे ये होल है तो ये थोड़ा दूर गति करेगा, यहाँ पहुंच गया तो ये एरिया खाली हो गया। ये इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ इधर जाएगा तो ये एरिया खाली हो गया। कहने का मतलब संधि तल के आसपास का जो एरिया है ना वो थोड़ा खाली हो जाता है। और कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हो कि जो अवक्षय क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में केवल और केवल होल और इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, केवल और केवल धनायन और ऋणायन ही विद्यमान होते हैं। और इसके आसपास से जो भी होल और इलेक्ट्रॉन है वो कहीं दूर पलायन कर जाते हैं। तो उस स्थिति में अवक्षय क्षेत्र की मोटाई बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? अवक्षय क्षेत्र की मोटाई बढ़ेगी। कौन से बायस में? उत्क्रम बायस में। ओके, होल कभी भी इस अर्धचालक पदार्थ से या यूं समझ लो पीएन संधि डायोड से कभी भी बाहर नहीं निकलता। वो कभी तार में गति नहीं करता। तार में गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये होल कहाँ तक जाएंगे? ये होल यहाँ से चलेंगे और इस सीमावर्ती इलाके पे आके रुक जाएंगे। जैसे ये होल है वो यहाँ से गति करता है और वो यहाँ आके रुकेगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार सारे होल यहाँ आके रुकेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ ये तार से निकल जाएगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी प्लस पे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई बैटरी के पास। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, कोई भी धातु हो,
कोई भी बैटरी हो, चाहे उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो चाहे उसमें धारा प्रवाहित ना हो रही हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा नियत रहती है। यदि किसी भी पदार्थ में या बैटरी में बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, तो उसी समय और उतनी ही संख्या में दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाते हैं। कभी भी किसी भी पदार्थ में, चाहे बैटरी हो चाहे पदार्थ हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कभी कोई वृद्धि नहीं होती, चाहे उसमें धारा प्रवाह हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। बैटरी के पास इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन पी भाग में प्रवेश करेंगे और पी भाग में विद्यमान होल को उदासीन करेंगे, उनके साथ रिएक्शन करेंगे, उनको नष्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन ने एन भाग से गति करना शुरू किया था, उसने बाह्य पूरे परिपथ में गति की और यहाँ इस किनारे पे जाकर के और विद्यमान होल से क्रिया कर चुके हैं। तो यहाँ पे बाह्य परिपथ में केवल और केवल किसने गति की है? इलेक्ट्रॉन ने गति की है। ओके, अब क्या होगा? अभी देखते हैं कि इसमें धारा प्रवाह किसके कारण होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि भाई ये जो पी भाग और एन भाग हैं उसके अंदर दोनों का अपना अपना जो बहुसंख्यक है वो संधि तल से दूर भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? संधि तल से दूर भाग रहा है। अवक्षय क्षेत्र की मोटाई बढ़ रही है एक प्रकार से, और जो अवक्षय क्षेत्र होता है वो मोस्टली हम जानते हैं कि वो एक प्रकार से अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। तो इस उत्क्रम बायस की स्थिति में प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो धारा के मान में कमी आती है। अब कमी आती है का मतलब क्या हुआ? जब इसको बैटरी से नहीं जोड़ा गया तो इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा था? 0, और जोड़ते ही इसमें प्रतिरोध फिर से बढ़ना शुरू हो गया तो करंट का जो मान है वो लगभग 0 ही बना रहता है। तो एक सामान्य बाह्य वोल्टता पर करंट का मान, धारा का मान लगभग 0 ही बना रहता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में ही प्रतिरोध ने बढ़ना शुरू कर दिया तो लगभग धारा का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। ओके, तो अब इसके पश्चात क्या होगा? जब हम बाह्य वोल्टता को बढ़ा दें, क्या कर दें? बाह्य वोल्टता को बढ़ा दें, उस कंडीशन में क्या होगा? बाह्य वोल्टता को बढ़ाने पर जो भी बैटरी है वो अपना पावर दिखाएगी, अपनी शक्ति दिखाएगी, और वो इन आबंधों को तोड़ना शुरू कर देगी। क्या करेगी? आबंधों को तोड़ना शुरू करेगी। पी भाग में जो भी होल और इलेक्ट्रॉन के युग्म हैं, बॉन्ड बने हुए हैं, बंध बने हुए हैं, उनका ब्रेकअप हो जाएगा। कैसे? कि जैसे मैं इसकी बात कर लूँ, इसको मैं एक बार के लिए समझने के लिए यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि नेगेटिव है, वो नेगेटिव तो नेगेटिव से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा, और ये जो होल पॉजिटिव है वो कहाँ होगा? वो बैटरी की ओर आकर्षित होगा। तो ये दो कण आपस में बंध बना रहे थे, दोनों पे खिंचाव बल लगा आकर्षण प्रकृति का, तो इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, ये टूट जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब ये जो नेगेटिव पार्टिकल है ना वो इस दिशा में गति करेगा। ओके, तो और पॉजिटिव पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा? वो अभी भी उसी दिशा में गति करता रहेगा जिस दिशा में पहले वो गति कर रहे थे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे थे? पहले इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन तो आएंगे तो अब भी उसी दिशा में एक्चुअल में। अब यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकअप होगा, इनका भी ब्रेकअप होगा। कैसे? इसके ब्रेकअप को समझने के लिए मैं इस युग्म को यहाँ पे एक बार के लिए ले लेता हूँ। पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये रही। होल है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से दूर होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो अब यहाँ पे जो भी पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि काल्पनिक होल है, काल्पनिक धनावेश है, वो अवक्षय क्षेत्र की ओर गति करेगा। किसकी ओर गति करेगा? अवक्षय क्षेत्र की ओर। तो अब क्या होगा? अब एन भाग का होल, एन भाग में होल अल्पसंख्यक होता है, मतलब एन भाग का अल्पसंख्यक, और पी भाग का इलेक्ट्रॉन, ये रहा नेगेटिव पार्टिकल,
और p भाग में इलेक्ट्रॉन भी अल्पसंख्यक होता है। ये दोनों ही संधि तल की ओर गति कर रहे हैं, मतलब n भाग का अल्पसंख्यक होल और p भाग का अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों संधि तल की ओर गति करते हैं। तो इन अल्पसंख्यक के कारण करंट फ्लो होगा, क्योंकि गति कौन से कण कर रहे हैं, अल्पसंख्यक गति कर रहे हैं। होल और इलेक्ट्रॉन अपने अपने भाग में किस प्रकार के हैं, अल्पसंख्यक हैं, और इनकी गति जो संधि तल की ओर होगी तो इनके कारण करंट फ्लो होगा। अब अल्पसंख्यक की संख्या तो बहुत कम होती है, अति अल्प होती है, इसीलिए इसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। यानी कि बहुसंख्यक की तुलना में इसका संख्यात्मक मान है वो बहुत कम रहता है, काउंटिंग करें तो बहुत कम मान प्राप्त होता है। अतः यहाँ पे जो भी धारा प्रवाहित होती है ना, वो अपवहन धारा के कारण होती है। किसके कारण, अपवहन धारा के कारण। क्यों, क्योंकि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो तो संधि तल से दूर भागते हैं, उन्हीं कारण कोई करंट फ्लो नहीं होता। यहाँ पे अपवहन धारा है वो उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ पे संधि तल की ओर ये कण है वो गति कर रहे हैं, अवक्षय क्षेत्र की ओर गति कर रहे हैं। अब यहाँ अपवहन धारा और विषम धारा पे प्रभाव क्या पड़ेगा। जब हमने बाह्य वोल्टता लगा रखी है, आरोपित कर रखी है, तो आरोपित करते ही इसके ऊपर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कौन उत्पन्न हो जाएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, धारा इस दिशा में होगी, प्लस से बाहर की ओर, या इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट समझ लो। तो भाई विद्युत क्षेत्र होगा बाह्य, वो इस दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा ई एक्सटर्नल, ई वेक्टर हो गया। ओके, इस केस में आप गौर से देख सकते हो कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ई के मान में क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो बढ़ेगा। यहाँ पे ई मैंने विद्युत क्षेत्र बोला है तो इसको मैं वी मान लेता हूं वोल्टता को। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, बढ़ेगा। आंतरिक विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी क्योंकि इसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब यदि विद्युत क्षेत्र में वृद्धि होती है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो भी धारा है उसमें वृद्धि हो जाएगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में धारा कौन सी है, अपवहन धारा। तो अपवहन धारा के मान में वृद्धि होगी और विसरण धारा के मान में कमी आएगी, क्योंकि विसरण धारा विद्युत क्षेत्र की दिशा के ऑपोजिट है। तो विद्युत क्षेत्र अपवहन धारा के मान में वृद्धि कर देगा जबकि विसरण धारा के मान में कमी करेगा। और बाह्य वोल्टता को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा अपवहन धारा का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा विद्युत क्षेत्र इंक्रीज हो जाता है और विसरण धारा के मान में कमी आती है। परंतु यहाँ पे सामान्य वोल्टता की यदि अपने बात कर ले तो सामान्य वोल्टता पे हमने ये देखा था कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो संधि तल से दूर भाग रहे हैं, यानी कि विसरण धारा के मान में कमी आएगी क्योंकि अवक्षय क्षेत्र की मोटाई है वो लगातार बढ़ रही है। तो प्रारंभ में क्या होता है, अवक्षय क्षेत्र है वो बढ़ता है। कौन बढ़ा, अवक्षय क्षेत्र बढ़ा, मतलब एक प्रकार से प्रतिरोध बढ़ गया। विद्युत क्षेत्र भी बाह्य वोल्टता को बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। और V बराबर E इंटू डी के अनुसार D भी बढ़ा और E भी बढ़ा तो भाई विभव रोधिका भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो V का मान है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अवक्षय क्षेत्र D है वो भी इंक्रीज हुआ, विद्युत क्षेत्र E है वो भी इंक्रीज हुआ और वोल्टता V है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। लेकिन जो अगर बायस था उसमें ये तीनों ही मान कम हो रहे थे और यहाँ पे ये तीनों ही मान है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, कौन सी धारा है यहाँ पे प्रभावी है, अपवहन धारा यहाँ पे प्रभावी है जिसका मान बहुत कम रहता है। तो एक सामान्य वोल्टता पर अपवहन धारा का मान लगभग जीरो ही बना रहता है, लगभग जीरो बना रहता है, धारा का मान अति उच्च नहीं होता। लेकिन बाह्य वोल्टता को बहुत ज्यादा कर दे, अति उच्च कर दे, बहुत ज्यादा करने पर आबंध टूटे, इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका होल इधर आया, अब ये अवक्षय क्षेत्र में गति करेंगे और अवक्षय क्षेत्र में गति करने पर ये अवक्षय क्षेत्र को धीरे धीरे कम करने का प्रयत्न करेंगे और बाह्य वोल्टता को बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो ये अवक्षय क्षेत्र अब धीरे धीरे कम होते होते नष्ट हो जाता है। और अवक्षय क्षेत्र का नष्ट होना भंजन कहलाता है, भंजित, ब्रेकअप हो जाना, टूटना। तो अब उत्क्रम बायस की स्थिति में, पश्च बायस की स्थिति में जब अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो जाएगा, भंजन की अवस्था आ जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उत्क्रम भंजन कहने वाले हैं। तो डायोड के उत्क्रम बायस की स्थिति में
अवक्षय क्षेत्र का नष्ट हो जाना उत्क्रम भंजन कहलाएगा। लेकिन ऐसा होगा कब? ऐसा तब होता है जब वोल्टता का मान अति उच्च होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस केस में ऐसा भंजन होता है। सामान्यतया यदि अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बाह्य वोल्टता को बढ़ाने पर उत्क्रम बायस या पश्च बायस की स्थिति में अवक्षय क्षेत्र वगैरह पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको ये सार लिखने हैं कि अवक्षय क्षेत्र बढ़ता है। अति उच्च वोल्टता की वहाँ पे कोई बात नहीं होती क्वेश्चन में, वहाँ पे एक सामान्य वोल्टता की ही बात होती है और सामान्य वोल्टता पे ये केस उत्पन्न होते हैं। तो एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्क्रम बायस की स्थिति में अवक्षय क्षेत्र ई और वी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका सीधा सा आंसर ये होना चाहिए कि जी ई वी और डी ये तीनों ही मान बढ़ने वाले हैं। अति उच्च वोल्टता पे कुछ केस अलग ही रहता है, वहां पे अवक्षय क्षेत्र पूरा धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन वो बात बहुत क्रिटिकल केस में आती है, बहुत कम देखने को मिलती है। और क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा जाता है वो एक जनरली सामान्य वोल्टता के बारे में बोला जाता है या उसके बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान ये रखना कि पश्च बायस के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कहोगे कि ये मान बढ़ते हैं, और अगर बायस की यदि बात की जाए तो उसके लिए आप ये कहोगे कि ये मान घटते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे कि अपने पश्च बायस की बात की तो हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है। ऐसा बोल दिया जाता है कि उत्क्रम बायस की स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र बढ़ क्यों जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है वो आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। और अगर बायस में कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उस केस में बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है वो आंतरिक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि उत्क्रम बायस की स्थिति में जो भी करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को उत्क्रम धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहेंगे? उत्क्रम धारा या पश्च धारा। तो यहाँ पे जो भी धारा उत्क्रम उत्पन्न होगी वो कौन सी धारा कहलाएगी? उत्क्रम धारा। और इस पीएन संधि डायोड के सिरों पे जो वोल्टता विभव रोधिका जो उत्पन्न होगी, वी जो जनरेट होगा वो उत्क्रम विभव कहलाएगा, उत्क्रम वोल्टता कहलाएगी। तो इसे हम क्या कहने वाले हैं? उत्क्रम वोल्टता। ओके। उत्क्रम बायस की स्थिति में धारा और वोल्टता को उत्क्रम धारा या उत्क्रम वोल्टता कहते हैं, जबकि अग्र बायस की स्थिति में जो भी धारा और वोल्टता होती है उसे हम अग्र धारा और अग्र वोल्टता के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये था अपने पास सिस्टम उत्क्रम या पश्च बायस या उसका अभिनति के बारे में कि किस प्रकार किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ता है। यदि अपने बात कर लें उत्क्रम बायस की कुछ विशेषताओं की, तो सिंपल सा जो भी आपका इसका सारांश निकाल सकते हो वही उसकी विशेषताएं हो जाती है। जैसे पॉइंट फर्स्ट क्या कि जो भी पी भाग होता है वो निम्न विभव पे होता है, एन भाग होता है वो उच्च विभव पे होता है। सेकंड विशेषता हम ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान, विभव का मान, अवक्षय क्षेत्र डी का मान है वो बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओके, और इसके कारण हम ये भी कह सकते हैं कि अपव्यय धारा के मान में वृद्धि होती है और विषम धारा के मान में कमी आती है। तो कुल मिलाकर के इसकी विशेषताएं जो भी इसका सारांश जो भी निकलता है वो इसकी विशेषताएं बन जाती हैं। अब ये तो हो गया अपने पास अग्र और पश्च बायस के लिए कंप्लीट क्रियाविधि। अब अपने बात करेंगे इनके अभिलाक्षणिक वक्रों की। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र। ओके, डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र कौन से होते हैं? जो भी हमने अग्र बायस और पश्च बायस में समझा था कि अग्र धारा और पश्च धारा, अग्र वोल्टता और पश्च वोल्टता। तो वोल्टता और धारा के मध्य, डायोड के लिए वोल्टता और धारा के मध्य जो भी वक्र खींचे जाते हैं वो डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। अब डायोड का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक तो अग्र बायस और एक पश्च बायस। इसी प्रकार से और इसीलिए डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र भी दो प्रकार के बन जाते हैं, एक तो होता है अग्र अभिलाक्षणिक वक्र और एक होता है पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे अग्र अभिलाक्षणिक वक्र की। और उससे पहले अपने दोनों की डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। और दूसरा अपने पास होता है पश्च या उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र। ओके, अग्र अभिलाक्षणिक वक्र क्या होगा? अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब क्या होगा?
डायोड के लिए वोल्टता और धारा के मध्य खींचा गया आरेख अभिलाक्षणिक वक्र बन जाएगा। तो अग्र अभिलाक्षणिक वक्र किसे कहोगे? अग्र धारा और अग्र वोल्टता के मध्य खींचा गया आरेख क्या बन जाएगा? अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। और पश्च या उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र किसे कहोगे? उत्क्रम धारा और उत्क्रम वोल्टता के मध्य खींचा गया वक्र है वो क्या बन जाएगा? उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र बन जाएगा। तो अपने पहले बात करेंगे अग्र अभिलाक्षणिक वक्र की कि अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कैसा होता है, किस प्रकार बनता है और इसके लिए प्रायोगिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी प्रायोगिक व्यवस्था को समझने वाले हैं। प्रायोगिक व्यवस्था में हम ये जानेंगे कि जो भी डायोड होता है अगर बायस में संयोजित होता है उसके लिए हमें क्या क्या अन्य इंस्ट्रूमेंट जो डिवाइस है उनकी जरूरत पड़ने वाली है और किस प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो अपने पास क्या होगा कि एक पीएन संधि डायोड होगा। ये एक पीएन संधि डायोड है। अब इसको हमें जोड़ना है कहाँ? और अपने पास सपोज दैट ये इसका पी टाइप है और ये इसका एन टाइप है। यहां पे सपोज दैट कि अपने पास एक बैटरी लगी हुई है। ये एक बैटरी है। ये इसमें अपने धारा नियंत्रक को समझ लेंगे ताकि यदि जरूरत पड़े तो हम वोल्टता को कम ज्यादा कर पाए। ऐसी कुछ व्यवस्था है। ये सिंपल अपने पास एक अलग से बैटरी रखी हुई है, धारा नियंत्रक उसमें लगा हुआ है और ये अपने पास एक डायोड है। इस डायोड को हमें अगर बायस में जोड़ना तो हम क्या करेंगे कि पी भाग को इसके ऊपर वाले टर्मिनल से यानी कि पॉजिटिव से जोड़ देंगे और इसके एन भाग को हम किससे जोड़ देंगे? इसके नीचे वाले टर्मिनल यानी कि नेगेटिव से जोड़ देंगे। और आरोपित वोल्टता को अपने कितना मान लिया? आरोपित वोल्टता को अपने ई मान लिया, वी बराबर ई समझ लिया। ओके, अब ये तो सिंपल इसका अगर बायस बन गया, लेकिन हमें परिपथ उसका बनाना है जो अभिलाक्षणिक वक्र में प्रदान कर पाए। अब अभिलाक्षणिक वक्र किसके मध्य होता है? धारा और वोल्टता के। तो मतलब इस परिपथ में हमें धारा का मान कितना है वो भी मेजर करना है और वोल्टता आरोपित कितनी होगी वो भी हमें मेजर करनी है। यानी कि धारा और वोल्टता को मापने के लिए भी हमें युक्तियां लगानी पड़ेंगी जो कि धारा मापक और वोल्टता मापक होंगी। अब धारा को मापने के लिए कौन सी युक्ति काम आती है? एमीटर काम में आता है, जिसके छोटे रूप होते हैं मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर, कुछ इस प्रकार से। अगर बायस में जो धारा होती है वो विचरण धारा यानी कि उसका मान ज़्यादा रहता है और अगर बायस में जो भी धारा होती है वो मिली एम्पियर कोटि की होती है। किस कोटि की होती है? मिली एम्पियर। कौन से बायस में? अगर बायस में। और पश्च बायस में जो धारा होती है वो अपवहन धारा होती है, उसका मान बहुत कम होता है और उसकी कोटि कितनी होती है? माइक्रो एम्पियर की होती है। इसीलिए अगर बायस में धारा को मापने के लिए हमें मिली एमीटर जोड़ना होगा और पश्च बायस में धारा को मापने के लिए हमें माइक्रो एमीटर संयोजित करना होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो क्या होगा कि हमें एक धारा मापक जोड़ना है। अगर बायस है तो धारा मापक कौन सा जोड़ोगे? मिली एमीटर जोड़ोगे। और जो भी एमीटर होता है वो परिपथ में किस क्रम में जुड़ता है? एमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो यहाँ पे अपने श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे किसको? मिली एमीटर को। तो यहाँ पे नेगेटिव होती है, नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, अब हमें जोड़ना है वोल्टता को मापना है क्योंकि ग्राफ में वोल्टता भी हमें चाहिएगी। तो वोल्टता को मापने के लिए आप काम में लोगे वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। अब बात ये आती है कि समांतर क्रम में किसके समांतर क्रम में लगाएं? बैटरी के समांतर क्रम में या आरएच के या डायोड के या इस एमीटर के, किसके समांतर क्रम में लगाएं? तो एक्चुअली वो वोल्टता होगी कौन सी? डायोड के सिरों पर जो भी वोल्टता उत्पन्न होती है उस वोल्टता का अपने यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। अभिलाक्षणिक वक्र में वोल्टता और धारा चाहिए तो जो हम वोल्टता शब्द यूज कर रहे हैं वो वोल्टता डायोड के सिरों पे उत्पन्न होने वाली वोल्टता होती है। अतः हमें डायोड के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा देना होगा ताकि ये डायोड के सिरों पे उत्पन्न वोल्टता को मेजर कर पाए। ये प्लस टर्मिनल तो यहाँ पे प्लस बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा माइनस। ये सिंपल सी संरचना होगी जो कि अगर अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए अपने पास पर्याप्त है। इसमें क्या है? एक डायोड है और वो बैटरी के साथ अगर बायस में जुड़ा है। धारा को मापने के लिए मिली एमीटर लगा हुआ है और वोल्टता को मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो अब इसमें जो भी अपने करंट फ्लो करेंगे उसके आधार पे इसमें वोल्टता उत्पन्न होगी। अब उस वोल्टता और धारा के मध्य आरेख कैसे बनेगा? तो आपको सिंपल इतना पता करना है
कि भाई जो भी अपने वोल्टता आरोपित करते हैं इस बैटरी के द्वारा, यहाँ पे आरोपित वोल्टता होती है या वोल्टता को बढ़ाते हैं मतलब, तो प्रवाहित होने वाली धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़ हमें देखनी है। तो हमने अगर बायस की स्थिति में ये देखा था कि यदि वोल्टता को बढ़ा दे, इनके सिरों पे यदि आप वोल्टता को इंक्रीज करते हो, वोल्टता को बढ़ाते हो, तो हमने ये देखा था कि इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो अधिक संख्या में संधि तल की ओर आते हैं। तो अगर यदि आप ये चीज़ जानना चाहते हो कि कैसे बढ़ता है, तो आप अगर बायस वाला टॉपिक है वो एक बार ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा कि अगर बायस में धारा किस प्रकार से बढ़ती है। इसे पहले की क्लास में मैंने समझाया है अच्छे से कि अगर बायस में किस प्रकार से करंट फ्लो होता है, किस प्रकार से वोल्टता को बढ़ाने पर धारा बढ़ती है। और मैं यहाँ पे एक बार फिर बता दूं कि यदि हम इसके सिरों पे वोल्टता को लगातार बढ़ाते हैं, उस केस में परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान लगातार बढ़ता है। तो अपने यहाँ पे यदि वक्र बनाने की कोशिश करें किस किस के बीच में, आरोपित वोल्टता जो कि डायोड के सिरों पे और उस परिपथ में प्रवाहित धारा, तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे कि इस साइड में अपने ले लेंगे वोल्टता को, वोल्टता और मात्रा क्या होगा इसका, वोल्ट होगा, और इस साइड में अपने ले लेंगे धारा को और मिली एम्पियर कोटि की धारा हो जाएगी इस साइड में। और अपने यदि लगातार वोल्टता को बढ़ाएंगे तो धारा का मान है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो लगातार धारा को बढ़ाने पर लगातार वोल्टता को बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ता जाएगा, और कुछ समय पश्चात वो धारा अचानक से बढ़ जाती है, यानी कि संतृप्त की अवस्था आ जाती है। तो यहाँ पे जब धारा का मान एकदम अचानक से बढ़ जाता है तो वो कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, संतृप्त की अवस्था प्राप्त होगी। तो ये वक्र बनाने के लिए सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यदि हम वोल्टता को लगातार बढ़ाते चलेंगे तो अगर बायस की स्थिति में धारा का जो मान है वो भी कंटिन्यूअसली क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अतः अगर अभिलाक्षणिक वक्र है वो आपका कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना कि जिस प्रकार से ओम के नियम में हम ये समझते हैं कि किसी परिपथ की यदि हम वोल्टता को इंक्रीज करें धारा समानुपाती रूप से बढ़ती है, ऐसा यहाँ पे डायोड में कुछ नहीं होता। वो केवल और केवल उन युक्तियों के लिए होता है जो ओम के नियम का पालन करती है। डायोड कभी भी ओम के नियम का पालन नहीं करती है, ये एक अनओमीय युक्ति होती है और इसमें कभी भी V समानुपाती I का रिलेशन लागू नहीं होता है। और इसमें जो भी वृद्धि होती है वो कुछ इस प्रकार से वृद्धि होती है कि वोल्टता को बढ़ाने पर धारा का मान लगातार बढ़ता है। तो ये था इसका अभिलाक्षणिक वक्र, जिसे हम क्या कहने वाले हैं, अगर अभिलाक्षणिक वक्र बोलने वाले हैं। तो आज हमने देखा कि उत्क्रम बायस की अभिक्रिया में किस प्रकार से करंट फ्लो होता है, धारा में वृद्धि होती है कि कमी होती है, और साथ में हमने समझा कि अभिलाक्षणिक वक्र, अगर अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है। कल अपने बात करेंगे पश्च अभिलाक्षणिक वक्र की। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।